2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और जैसे जैसे ही चुनाव ये नज़दीक आ रहा है वैसे ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्माहट देखने को मिल रही है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सुभाषपा के नेता और जो है सुभाषपा के मीडिया प्रभारी अरुण राजभर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी जैसे कि कल उत्तर प्रदेश में कैबिनेट बैठक होने वाली है दीपोत्सव से पहले और कयास ये लगाया जा रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी को इस कैबिनेट बैठक में मंत्री पद मिल सकता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो तय है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश की सरकार में शामिल होंगे और गरीबों के प्रति जो सरकार की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने में काम करेंगे। और ये काम माननीय मुख्यमंत्री जी का है, वो जिस दिन तारीख तय कर लेंगे उस दिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी शपथ लेंगे। और पूरे प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता ये चाह रही है कि ओबीसी वर्गों को सामाजिक न्याय के साथ साथ सबको आगे बढ़ाया जाए, और हमारी सरकार उसमें बहुत तेजी से काम भी कर रही है। और उसी दिशा में ये कैबिनेट का विस्तार जिस दिन तय होगा, तारीख अभी निर्धारित नहीं है, जिस दिन तारीख होगा, कल हो सकता है, परसों हो सकता है, 2 दिन बाद हो सकता है, जो भी निर्धारित होगा जरूर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उसमें कैबिनेट में शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन में जो इस समय उथल पुथल मची हुई है, कांग्रेस और सपा जो है एक दूसरे पर छीटाकशी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये समाजवादी पार्टी और ये कांग्रेस, ये बेमेल गठबंधन है, ये स्वार्थ का गठबंधन है। इस गठबंधन का मेन मकसद है सत्ता पाना। इनका न विकास से कोई लेना देना है, न देश की जनता से कोई लेना देना है। इनको चाहिए सिर्फ और सिर्फ सत्ता। जो सत्ता के भूखे लोग होते हैं वो लोग आज नुरा कुश्ती कर रहे हैं। कांग्रेस सपा को गरिया रही है, कांग्रेस सपा कांग्रेस को गरिया रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत चालू है, उत्तर प्रदेश की जनता उनको वोट ना दे। तो ये आलू हो गए। अगर वो चालू हैं तो ये आलू बन के घूम रहे हैं। इनको लोग दबा दे रहे हैं। ये मतलब इसीलिए कहा जाता अपरिपक्व नेता। राजनीति में भले विरासत में आप कमान संभाल लिए हैं, नेताजी ने जो संघर्ष करके जिस कारवां को आगे बढ़ाया था उसमें आप इस तरह से उन पार्टियों को कह रहे हैं जिनके साथ आप गलबहिया कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं मैं देश के चुनाव में कांग्रेस के साथ हूं, और दूसरी तरफ विधानसभा के चुनाव में कह रहे हैं कांग्रेस चालू पार्टी है। और क्या क्या नहीं कहा। ये समाजवादी पार्टी बीजेपी को जिताने के लिए बी टीम बनकर के काम कर रही है। आने वाले समयों में यही कांग्रेस, हम तो चाहेंगे, शुभकामना देंगे समाजवादी पार्टी को, और मेहनत करो, और ताकि हमारी सरकार 2024 में बनने में और आसानी रहे और सीटें हमारी बढ़े। मैनपुरी भी अब ये जीतने वाले हैं नहीं, आजमगढ़ का तो इनसे मामला निकली गया है। अब जो कुछ भी बचा है, अब इनके हाथ में अब कुछ आने वाला नहीं है, हाथ कुछ लगेगा नहीं। और पूरे प्रदेश की जनता 80 की 80 लोकसभा सीटें मोदी जी की झोली में देने वाली है। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उसी दिशा में काम कर रहे हैं। ये आपस में स्वार्थ के गठबंधन, लोकसभा चुनाव आते आते देखिएगा एक भी दल एक साथ नहीं दिखाई देंगे, सब बिखरे हुए दिखेंगे, और बिखरे हुए लोग मिल करके मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से जो 65 और 15 का खेल है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 65 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और 15 सीटों पर कांग्रेस को लड़ने के लिए कहेंगे। तो इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, ये तो पहले ही तय कर लिए। पहले बिना दूल्हे की बारात लेके घूम रहे थे, दूल्हा तो तय नहीं कर पाए थे, और ये दूल्हा खुद को बताने लगे कि हम दूल्हा बनेंगे, हम दूल्हा बनेंगे। इनकी पोस्टर लगे, तब तक कांग्रेस ने भी पोस्टर लगा दिया, आम आदमी वाले ने पोस्टर लगा दिया, ममता बनर्जी ने पोस्टर लगा दिया, उधर नीतीश कुमार जी ने पोस्टर लगा दिया, सबके पोस्टर आ गए सामने। सब दूल्हा बनना चाहते हैं। मसला यही है कि कोई किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। और सब जब पहले ही 65 पा लिए हैं तो फिर 543 सीट में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जनाधार नहीं है, तो काहे लिए गठबंधन कर रहे हैं? कितना वोट दिलाएगी कांग्रेस? ममता बनर्जी कितना वोट दिलाएंगे उत्तर प्रदेश में? लालू यादव जी की पार्टी यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या दिलाएंगे? नीतीश कुमार जी आके उत्तर प्रदेश में क्या कर लेंगे? तो ये उन लोगों को यह मालूम हो गया है कि हमारे पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई विजन नहीं है। हम लोग ऐसे ही लड़ करके एक प्लान के साथ मोदी जी को हम लोग आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने खुद सदन में खड़ा होकर कहा है कि हम तो चाहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बने। जब उन्होंने कह दिया है तो ये लोग तो वही हैं, जैसे कहा उन्होंने चिल्लर, तो वही चिल्लर लोग हैं। चिल्लर लोग कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं करेंगे। अभी जैसा कि केशव देव मौर्य जो हैं वो कह रहे हैं कि सपा और बसपा को एक साथ आना चाहिए लोकसभा चुनाव में, तभी जाकर इंडिया
गठबंधन जो है वो उत्तर प्रदेश में कामयाब होगा। इस पर क्या कहें? देखिए, इंडिया गठबंधन बचा है क्योंकि खत्म हो गया, अभी कोई गठबंधन नहीं बना। ये भले ये मीटिंग कर रहे थे, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को हराने के लिए ये गठबंधन कर रहे थे, लेकिन गठबंधन की गांठें कहाँ हुई, खुल गई? ये मध्य प्रदेश चुनाव में ही खुल गई। ये देश अकबर के विचारधारा से नहीं चलेगा, यह देश भगवान राम, महाराजा सुहेलदेव राजभर, महाराणा प्रताप के विचारधाराओं से चलेगा। जो अकबर को मानने वाले लोग हैं वो इस देश में नफरत चाहते हैं, जो भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, महाराजा सुहेलदेव राजभर को मानने वाले लोग हैं, जो महाराणा प्रताप को मानने वाले लोग हैं, पृथ्वीराज चौहान को मानने वाले लोग हैं, जो लोग इनकी विचारधारा के साथ हैं, उस देश की प्रगति के साथ जाना चाहते हैं। तो जो अकबर वाले हैं वो तो विरोध करेंगे ही, और उनको नुकसान समझ में आएगा ही। वो तो जान ही रहे हैं कि हमको कुछ मिलना है नहीं, और देश की जनता किस दिशा में जा रही है उनको भी पता हो गया है। तो ये आने वाले समयों में गरीबों के प्रति जो सरकार काम कर रही है, इससे हर दल के लोग, विपक्ष के हर दल के लोग भयभीत हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं बन पा रहा है। जनता एकदम हम लोगों के साथ है। आने वाले समय में मोदी जी और माननीय प्रकाश राजभर जी, योगी जी की नेतृत्व में पूरे देश की जनता बड़े मजबूती के साथ खड़े होकर के 400 सीटें जिताने का काम करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के जो 5 साल का राशन गरीबों को फ्री करने की बात कही गई, उसके बाद से विपक्ष में पूरी तरह से खलबली मची हुई है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये राशन के नाम पर ठगने का काम किया जा रहा है और जनता इस बार इनके राशन वाले झमेले में नहीं फंसने वाली है। क्या कहें? जो लोग ये कह रहे हैं ना, वो राशन उठाते हैं। अगर उन लोगों को राशन नहीं मिलता ना तो बोल नहीं पाते। हम गरीबों को राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ जनता जिनके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन है, तो 50 साल कांग्रेस ने सरकार चलाया, क्यों नहीं उनको जमीन दे दिया? जमीन भी नहीं दिया, घर भी नहीं दिया, लोटा थमाया था शौचालय करने के लिए, डेबरी थमाया था अंधेरे में रहने के लिए, पानी नहीं थमाया था पीने के लिए। इस सरकार में बिजली भी अंधेरे से प्रकाश में गरीबों को लाया जा रहा है, छप्पर से हटा करके आवाज दी जा रही है, लोटा हटा करके शौचालय दी जा रही है, और पेट भरने के लिए राशन दी जा रही है। हम गरीबों का पेट भर रहे हैं, और ये विरोधी क्या कर रहे हैं? गरीबों का पेट काटना चाहते हैं। तो ये गरीब विरोधी लोग हैं, जो गरीबों के प्रति इनका कोई व्यवहार नहीं है, गरीबों के प्रति इनका कोई चिंता नहीं है। इनकी चिंता सिर्फ वोट है। वोट के लिए जो काम करता है वो गरीबों के दर्द को नहीं जानता है। जो गरीब के पास जमीन नहीं है वो खेती कैसे करेगा? उनसे पूछिए, आप अपना खेत अगर गरीब को दे दें तो हम समझ जाएंगे गरीबों के प्रति हमदर्द है। तो सरकार अगर गरीबों के लिए काम कर रही है तो इसमें इनका भी योगदान, इनका सहयोग सभी विपक्षियों को होना चाहिए। नहीं, कम से कम उन गरीबों तक ये व्यवस्थाएं पहुंच रही है, इससे गरीब खुशहाल है और गरीब का पेट भर रहा है। आने वाले समयों में यही गरीब इनको जवाब दे देंगे। हम अगर राशन दे रहे हैं, हम अगर सिलेंडर दे रहे हैं, हम उनको आवास दे रहे हैं, उनको बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, उनका सड़क बना रहे हैं, और उनकी सुविधाओं को, उनको स्वास्थ्य की व्यवस्था दे रहे हैं, चिकित्सा व्यवस्था, वो सब जनता के बीच में उसका डिलीवरी हो रहा। पहले सरकारें लूट लेती थी बीच में। आज अगर घोटाला पुरानी सरकारों ने नहीं किया होता तो ईडी सीबीआई उनके यहाँ क्यों जाती? तो घोटाला, वो तो कह रहे हैं कि मतलब सिर्फ टारगेट करके ही ईडी और सीबीआई की जो छापेमारी लगातार चल रही है वो टारगेट बेस चल रही है। आपको क्यों नहीं टारगेट करती ईडी सीबीआई? कैमरामैन को क्यों नहीं टारगेट करती है? क्योंकि इन्होंने ये काम कर रहे हैं, अब वो लूटपाट कर रहे हैं, तो लूटपाट कंपनी वालों के यहाँ तो ईडी जेबे करेगी। अब बता दें कि हाँ हमने लूटा नहीं है, चिट्ठी तो जा रही है कि हाँ भैया बताओ कि लूटे हो कि नहीं लूटे हो। जेल में क्यों आदमी गया है? बिना लूटपाट किए हुए आदमी कैसे जेल चला जाएगा? कहीं न कहीं सुराग सामने आता है कि हाँ इन्होंने इतने करोड़ का घोटाला किया, इतने बड़ा पाक साहब बनते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी काम करेगी। कई नेता जेल गए, किस आरोप में जेल गए? भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करूंगा, सब भ्रष्टाचारी एक हो गए। क्यों एक हो गए? सिर्फ वोट और सत्ता पाने के लिए। तो देश की जनता भी समझदार है कि अगर इन भ्रष्टाचारियों को सत्ता मिलेगी तो ये पूरा प्रदेश देश लूट लेंगे और फिर गरीबों का राशन बंद कर देंगे। तो गरीब भी तय कर लिया है कि हमें एनडीए सरकार बनानी है, गरीब विरोधियों को इनको समझा देना है। तो प्रदेश की जनता, आप देखिए, महिलाओं को हमने 33% आरक्षण बिल पास किया। क्यों किया? कि आज जिन सरकारों को गरीबों ने मौका दिया, देश की महिलाओं ने मौका दिया, इस काम को क्यों नहीं कर पाए? अगर हमारी सरकार ने इस काम को किया है,
इससे महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। आने वाले समयों में जब भी परिसीमन बनेगा, आरक्षण तय होगा, तो महिलाओं को लड़ने का मौका मिलेगा। ये पार्टी हमारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लंबे समय इसकी मांग कर रही थी। अगर सरकार इस काम को कर रही है तो विपक्ष को तो दर्द होगा ही। तो उनके पेट में जितने दर्द होंगे उतना ही गरीब खुशहाल होगा और गरीबों के लिए हमारी सरकार काम करेगी। जातीय जनगणना की अगर बात की जाए तो प्रदेश में इस समय जातीय जनगणना का जो मुद्दा है वो लगातार उठाया जा रहा है और निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय निषाद जी, वो भी इसके पक्षधर हैं और आपकी पार्टी भी इसकी पक्षधर है। तो आप इस जातीय जनगणना को लेकर के क्या कहना चाहते हैं कि वाकई में प्रदेश में जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं? देखिए, देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। जिनकी जितनी संख्या उसकी उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन जिनको हिस्सेदारी देने का मौका मिला उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ गोला दिया देश की जनता को। अब आप पूरे देश की जनता मिल करके उनको गोला दे रही है जिन लोगों ने गरीबों को धोखा दिया। आज हमारी सरकार इस पे चिंता कर रही है और पूरी गंभीरता के साथ इस पे कार्य कर रही है। जैसे ही पूरी चीजें क्लियर होंगी, सारी चीजें स्पष्ट होंगी कि हमको किस दिशा में, किस परिस्थिति में, किस तरीके से इसको काम करना है, हम जातीय जनगणना हमारी सरकार कराएगी। लेकिन इन विरोधियों की तरह नहीं, ये सिर्फ वोट के लिए जातीय जनगणना का नाम ले रहे हैं। पूछ लीजिएगा जो लोग कहते हैं कि हम जातीय जनगणना चाहते हैं, कहिए कि उनसे सरकार जब आपकी थी तो कभी आपने जाति का ज याद किया? जनगणना का ज भी अगर याद किया होता तो ये मालूम होता कि नहीं आप वास्तव में जनगणना के पक्षधर हैं। ये तो मंडल कमीशन का विरोध किए, 22 सिफारिशें मंडल कमीशन की कांग्रेस ने कभी लागू नहीं होने दिया। सपा बसपा ने लंबे समय तक समर्थन किया। क्यों नहीं पूछे वहां कांग्रेस से? अभी पूछ लें, क्यों नहीं किया? तो ये आने वाले समयों में ये सिर्फ सत्ता पाने के लिए, वोट पाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। यह देश अब अकबर के बताए रास्ते पर नहीं चल रहा है, भगवान राम महाराजा सुहेलदेव राजभर के विचारधाराओं के साथ चल रहा है। इसीलिए कि अब इस देश में लोगों के साथ न्याय हो रहा है, अब लोगों के साथ इंसाफ हो रहा है, इसीलिए गरीब खुशहाल हो रहा है। अब पूरे देश की जनता एनडीए के साथ आ रही है, इसीलिए विपक्ष पूरी तरीके से हताश हो जा रहे हैं। लंबे समय से चले आ रहे रामचरितमानस का जो विवाद था उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी दी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर अब इस पर किसी ने ऐसी टिप्पणी की जिससे पूरे देश और प्रदेश में विवाद हो तो उन पे एनएसए लगेगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भगवान राम रामचरितमानस जिस तरीके से वो उसमें दोहा चौपाइयों पर लोग सवाल खड़ा करते थे, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दिया कि आप किसी भी धर्म और किसी भी ग्रंथ पर अगर इस तरह से बिना पढ़े बिना समझे अगर सवाल उठाते हैं तो आपको अध्ययन करना चाहिए। अगर आप अध्ययन करके नहीं बोल रहे हैं, अगर आपकी जानकारी नहीं है तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग करती है कि इसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए और जो लोग भी इसके ऊपर सवाल खड़ा करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई बहुत कठोर तरीके से की जाए, ताकि कोई दूसरे धर्मों पर सवाल नहीं उठाता है, सिर्फ सनातन संस्कृति पर अगर सवाल उठाता है तो ऐसे लोगों को भी बेनकाब करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि ये देश मुगलों के बताए रास्ते पर नहीं चलेगा। यह देश जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो हमारे महापुरुष थे, उनके बताए रास्तों पर चलेगा। इसीलिए जो मुगल को मानने वाले लोग हैं वो आज भयभीत हैं। जो भगवान राम, महाराजा सुहेलदेव राजभर, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान को मानने वाले लोग हैं वो आज सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी अलीगढ़ का नाम बदलकर जिस तरह प्रस्ताव आया हरिगढ़ बनाने का, उसी तरह से गाजीपुर का नाम हमने विश्वामित्र नगर बनाने की बात किया था, वो लखनऊ का बदलकर लखनपुरी करने का जो हम लोगों ने एक मांग किया था, तो कहीं न कहीं उन अकबर के बनाए हुए रास्ते को हमने हटाने का प्रयास किया और जो हमारी विरासत थी, जो हमारी संस्कृति थी, उसको बचाने का हमारी सरकार काम करे। मुझे लगता है कि जो उन मुगलों के बनाए रास्ते हैं उनको ख़त्म किया जाएगा और हमारे पूर्वजों ने जो बनाया था उसको बचाने का काम हमारी सरकार करेगी। अखिलेश यादव का बयान भी सामने आ रहा है कि जातीय जनगणना और जाति को लेकर के समाजवादी पार्टी जो है वो पुरजोर कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में होना चाहिए और कांग्रेस के खिलाफ हैं। जो यहाँ के क्षेत्रीय दल हैं उनका कहना है कि कांग्रेस के खिलाफ हैं क्षेत्रीय दल। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि कांग्रेस चालू पार्टी है, तो ये जब वो खुद ही बता रहे हैं कि हम आलू पार्टी हैं तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना वो चालू हो सकते हैं। इसका मतलब आप चालू नहीं बन पाए। आपको चालू होना चाहिए। आप 3 बैठक में क्यों आलू बन के बैठे थे? आपको चालू बन के बैठना चाहिए। तो ये वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। हम
सब मिल करके, मतलब जितने समाजवादी के साथ जुड़े हुए दल हैं वो सब मिल करके मोदी जी को जिताने में लगे हैं। वो अंधेरी रात में मोदी जी से मिलते हैं, योगी जी से मिलते हैं और कहते हैं कि हम बाहरवा बोलते हैं, अंदरवा आपके साथ रहते हैं और अपने लोगों को भी आपके साथ कर दिए। आप परेशान न रहिए, हम ऐसे ही कांग्रेस को ख़त्म कर देंगे और आपको फिर से ला देंगे। तो उस मुहिम में ये काम कर रहे हैं। आने वाले समयों में देखिएगा ये चेहरा भी बेनकाब हो जाएगा। खुद श्री शिवपाल यादव जी भाजपा के एजेंट बन के काम कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ थे अरुण राजभर जी, और इन्होंने बताया कि आने वाले लोकसभा से पहले शिवपाल यादव खुद ही बीजेपी एजेंट के तौर पर काम करते हुए